का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज से मैं फिर से एक नए पार्ट के साथ वापस आ गई हूँ। आज थोड़ी एनर्जी लग रही है, मेडिसिन ने अच्छा असर किया है। एक्चुअली मुझे जहाँ तक लग रहा है शुरुआत के 2 दिन ही जुकाम में मुझे ज़्यादा परेशान रहती हूँ। 3rd डे से मुझे थोड़ा बेटर लगता है। लकीली मुझे आज अच्छा लग रहा है, तो आज मेरी एनर्जी साथ में है मेरे, तो आज शायद आपको स्टोरी सुनने में मज़ा आएगा। क्योंकि लास्ट 2 पार्ट्स में तो मुझे खुद को लग रहा था कि जिस एनर्जी से मैं स्टोरी मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ, पता नहीं लोगों को कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। पर चलिए वापस आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी की पहली मुलाकात हो जाती है, जिसमें वांग जी को विंग डायरेक्टली बोलता है कि वो उसका शुगर डैडी बनेगा और वांग जी को उसका शुगर बेबी बनना पड़ेगा। अब आगे वांग जी विंग के वहाँ से जाने के बाद काफ़ी देर तक उस रेस्टोरेंट में बैठा रहता है, क्योंकि उसके लैंड क्लैन के रूल्स अभी तक उसकी शरीर, उसके दिमाग और उसके नेचर में हैं। यानी खाना बिना फिनिश करे उठ के ना जाना। जैसे वांग विंग चला गया अपना आधा खाना खा के, आधा खाना वो छोड़ के, पर वांग जी ऐसा नहीं है। वांग जी अपना प्रॉपर खाना फिनिश करता है। जो भी बचा हुआ विंग का खाना था उसे पैक करवाता है, अपने लिए नहीं बल्कि बाहर निकल के जरूरतमंद लोगों को देने के लिए। वहीं विंग बाहर बैठ के ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। वो वहाँ से गया नहीं था, बल्कि उसने वहाँ बैठ के चीज़ें ऑब्जर्व की थी। वो बाहर मीटिंग के जो कॉल कर रहा था, यानी ऑफिशियल कॉल, उसके कारण ही बाहर आया था। लेकिन वो अभी भी अपनी कार में ही था। वो खुद अपनी कार ड्राइव करके आया था, इसलिए उसने सब देखा। वांग जी का कैसे खाना पैक खाने को लंबा लेकर बाहर निकल कर गरीबों में बांटना उसे समझ नहीं आता। ये पर्सन क्या है जितना उसे लगता है। अधिकतर शुगर बेबीज तो वही अल्फ़ा बनते हैं जिन्हें ब्रांडेड बाइक्स, मतलब पैसे वाली चीज़ें, लग्जरी लाइफ जीनी हो या फिर अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी करनी हो। बट ये अल्फ़ा तो उन सब से अलग है। वही यही सोच रहा था, लेकिन ज़्यादा कुछ ना रिएक्ट करते हुए अब अपनी गाड़ी ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने घर आता है। आज उसने भर पेट खाना खाया तो उसे नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है। वांग जी अपनी बाकी नाइट शिफ्ट वाली और इवनिंग शिफ्ट वाली पार्ट टाइम जॉब पर भी नहीं जाता। वो आज रेस्ट ही करने के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ विंग वापस आके अपने काम में लग जाते हैं। वांग जी आज मॉर्निंग में एकदम फ्रेश उठा था, क्योंकि बहुत दिन बाद उसने आज एक ब्रेक लिया था। लगातार नॉन स्टॉप 4 मतलब एक तरह से जॉब करना और उसके बाद होटल में अपने भाई को चेक करने जाना, इन सब में वांग जी के शरीर में जैसे रेस्ट करना क्या होता है वो भूल ही गया था। लेकिन कई दिन बाद आज उसे अच्छा लगा, उसने रेस्ट करा। मॉर्निंग में वांग जी आज अपनी फुल एनर्जी के साथ तैयार होके, रेडी होके अपनी चारों जॉब्स के लिए निकल जाता है। आज का दिन भी वांग जी की लाइफ का एज यूजुअल डे था। पूरा दिन उसने अपनी जॉब करी। इवनिंग में आकर वो थोड़ा रेस्ट करता है, फिर नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाता है। वापस आके फिर 2-3 घंटे की मतलब जहाँ पे उसी कन्वीनियंट स्टोर में या सो के अगले दिन फिर से अपनी जॉब पे लग जाते हैं। वांग जी की लाइफ में कुछ नहीं बदला था। विंग से मिलने के बाद भी उसकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही थी, उसकी लाइफ जैसे पहले थी। आज विंग से मिले हुए उसे 5 दिन हो गए। इन 5 दिन में ना ही विंग ने उससे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। लगातार उसे उस ऐप के थ्रू और बाकी सारे मतलब लोगों की साइड से, प्रोफाइल की साइड से मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे विंग जैसा नहीं लगा। इसलिए शायद वांग जी उनमें से किसी से दोबारा मिलने भी नहीं गया। कहीं ना कहीं वांग जी उस ऐप को और विंग को इग्नोर करके अपनी लाइफ जी रहा था। विंग को तो शायद वो उस दिन के बाद एक बार मिलकर एक ब्यूटीफुल ओमेगा से वो मिला ये सोच के भूल भी गया था। अपनी लाइफ में, अपनी बिजी लाइफ में इतना बिजी हो गया था वांग जी। लेकिन आज शायद दिन वैसा नहीं था जैसा वांग जी सोच रहा था। वांग जी आज रेडी होके जैसे ही अपनी जॉब के लिए घर से निकल रहा था, उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जहाँ हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि उसकी भाई की तबीयत रात में थोड़ी बिगड़ गई थी और अब उन्हें इमरजेंसी में एक सर्जरी करनी पड़ेगी। वांग जी जो अपने भाई के लिए ही शायद सिर्फ जी रहा है, उसके पास फैमिली मेंबर के नाम पे उसके बड़े भाई शिचैन का ही बचे हैं, वो उनके लिए तुरंत ऑपरेशन करने के लिए अग्री हो जाता है। वांग जी ऑपरेशन के लिए अग्री तो हो जाता है, लेकिन जब उसके भाई के ऑपरेशन के बाद उसके हाथ में बड़ी सी एक तरह से बिल आता है हॉस्पिटल का, तो उस बिल को देख के वो घबरा जाता है। वो बहुत ज़्यादा सेविंग अपने पास रख ही नहीं पाता।
तो जितनी भी उसके पास इस समय सेविंग है, सब कुछ है, वो मिलाकर भी वो शायद ये बिल नहीं मतलब दे पाएगा। इसलिए वो वहाँ पे काउंटर पे रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या वो ये बिल इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। जिस बात पे जो एक होता है रिसेप्शन एरिया पे या बिल एरिया पे जो पर्सन खड़ा था, वो गुस्से में वांग जी को देखते हुए घूरते हुए बोलता है, क्या मतलब, कभी तुमने सुना है मेडिकल बिल कोई इंस्टॉलमेंट में देता है? नहीं, पूरी की पूरी पेमेंट एक बार में करनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अभी के अभी हम तुम्हारे भाई को भी हॉस्पिटल से बाहर भेज देंगे। उसके बाद क्या होगा तुम जानो और तुम्हारा भाई जानो। इवनिंग तक अगर ये पूरी पेमेंट नहीं हुई तो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ क्या होगा उसका मेरा हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो पर्सन गुस्से में करते हुए बोलता है, बेओलांग वांग जी आज फिर से महसूस कर रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी किस हद तक बदल चुकी है। इतने हार्डवर्क के बाद भी वो अपने भाई के पैसे, इलाज के पैसे नहीं दे पा रहा है। 4 जॉब करता है वो, दिन रात उसने अपने भाई के लिए अपनी लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने भाई का ठीक से इलाज नहीं कर पा रहा। इतना हारा हुआ, इतना कमज़ोर, इतना बेचारा वांग जी को जीवन में कभी महसूस नहीं होता जितना अभी हो रहा है। उसके बावजूद एक लास्ट अटेम्प्ट के लिए वांग जी, वो लांग वांग जी जो जल्दी किसी के सामने झुकते नहीं, लेकिन गरीबी तो बड़े से बड़े इंसान को कितने झुकने पे मजबूर कर देती है, जैसा आज लांग वांग जी के साथ हो रहा है। वांग जी तुरंत अपने घुटनों पे बैठ जाता है, उस बिल को हाथ में ले हुए अपना सर नीचे करके रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरे भाई को हॉस्पिटल से बाहर मत निकालिए, मैं इवनिंग तक पेमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, आप ऐसे कैसे उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल सकते हैं? प्लीज़ मुझे शाम तक का मौका दीजिए। वांग जी रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि उसे डर लग रहा है कहीं ये लोग उसके भाई को बाहर ना निकाल दे, कहीं उसके भाई को इस हालत में जिसमें अभी उसका ऑपरेशन हुआ है इसे हॉस्पिटल से ना निकाल दिया जाए। इसलिए बेचारा रिक्वेस्टेड वे में जब ये बोलता है तो पर्सन पूरे घमंड और अकड़ से बोलता है, दे तो रहा हूँ शाम तक का टाइम, तो कह रहा हूँ ना शाम तक नहीं बाहर निकालूंगा। इस बात पे वांग जी थोड़ा सा खुश हो, मतलब एक होता है मन में तसल्ली लेता हुआ खड़ा ही हो रहा था, जब वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। वांग जी जिसने शायद ठीक से आराम नहीं किया, आँख खुलते ही भाई के फ़ोन से बिना कुछ खाए पिए दौड़ के यहाँ आ गया। रात में शायद वो सोया भी कम था, वो थोड़ा लड़खड़ा ही गया था, जब अचानक से तो स्ट्रॉन्ग हाथ उसे होल्ड कर लेते हैं, उसे गिरने से बचा लेते हैं। यानी वांग जी थोड़ा डिसबैलेंस हुआ था और उसके कंधे से पकड़ के उसे खड़ा कर देते हैं। वांग जी सामने वाले पर्सन को देखकर शॉक है, एक वही हैंडसम ओमेगा जिसे वांग जी कुछ दिनों पहले मिला था, आज उसकी आंखों के सामने खड़ा है। वी विशान बहुत स्मार्ट फॉर्मल में रेडी है। उसने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का ओवरकोट भी डाला हुआ है, अंदर उसने मैरून और रेड मतलब वाइट कलर के कॉम्बिनेशन का शर्ट और पहनी हुई है, और उसके अंदर मतलब शर्ट के थोड़े बटन्स खुले हुए आगे से, और अंदर से एक डार्क ब्लैक कलर का एक अंडर क्लोथ्स जो होता है वो डाला हुआ है, और टाइट ब्लैक कलर की जीन्स जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वैसे उस हैंडसम फेस पे इस समय जो चीज़ है वो है बड़े बड़े सन ग्लासेस, जिससे उसका आधा फेस कवर है, लेकिन उस आधे फेस से भी कोई भी पहचान सकता है ये द मोस्ट हैंडसम वी भूषान है। विंग इस समय यहाँ पे इस हालत में उस वांग जी से मिलेगा, वांग जी को एक्सपेक्ट नहीं था। विंग अब वांग जी को खड़ा करता हुआ उसके हाथ के उस बिल को अपने हाथ में ले लेता है। वो वांग जी की तरफ ना देखकर डायरेक्ट अपने पीछे आ रहे पर्सन यानी नी हुसैन की तरफ देखता है, और उसके हाथ में वो बिल देते हुए कहता है, ये पेमेंट सेटल करो, और इसके अलावा जिस पेशेंट की ये बिल है उस पेशेंट को इसी समय वीवीआईपी रूम में शिफ्ट किया जाए। आज से लेकर जब तक इस पेशेंट का पूरा इलाज नहीं होता उसका सब कुछ तुम्हें ध्यान रखना है नी हुसैन। ये पेशेंट को यहाँ की सबसे बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है? इस बात पे नहीं सर यस बॉस बोल के तुरंत उस बिल को लेकर जहाँ पे एक तरीके से ये पेमेंट एरिया था उसी तरफ चला जाता है। वांग जी विंग को इमोशनल भरी आंखों से देख रहा है, लेकिन वांग जी को विंग न्यू सैन के साथ छोड़ के वहाँ से चला जाता है बिना वांग जी से कुछ बोले हुए। विंग को पीछे से ऐसे जाता देख के वांग जी शॉक है, पर कुछ बोल नहीं पा रहा। वही न्यू सैन पीछे से आता है और बोलता है, तुम मेरे साथ चलोगे या मैं खुद इस बिल से तुम्हारे भाई के बारे में पता करूं? आई थिंक
पेशेंट तुम्हारा ब्रदर ही है ना। इस बात पे वांग जी अपनी गर्दन हाँ में लाके अब न्यूसेन के साथ चला जाता है। न्यूसेन के साथ सारी पेमेंट करने, न्यूसेन को उसका भाई कौन से रूम में सब बताने। वांग जी कुछ बोल भी नहीं पाया, उससे पहले ही विंग सब कुछ करके वहाँ से चला गया। विंग आज इस हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंड मदर से मिलने आया था। उसकी ग्रैंड मदर आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी और वो उन्हीं के साथ मतलब एक तरीके से विंग के मेंशन अपने घर वापस जाएंगी इसी जिद में थी। और विंग को फ़ोन करके कल से परेशान कर रखा था, इसलिए मजबूरी में आज विंग यहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर के साथ से मिलने और उनको अपने साथ एक तरह से घर वापस ले जाने आया था। उसकी ग्रैंड मदर से पहले ही विंग वांग जी से टकरा गया। विंग जब इस हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर ही रहा था तब उसे एक होता ना रिसेप्शन एरिया के पास कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसे दूर से ही वो अल्फा दिखाई दिया जो बेचारा सर नीचे करके रिक्वेस्ट कर रहा था इस रूट मतलब पर्सन से जो यहाँ पे रिसेप्शन एरिया पे है, जिस पे विंग को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अपना गुस्सा करके या कुछ जताने से अच्छा उस समय उसे वांग जी की हेल्प करना ही सही लगा। उसने वांग जी की हेल्प करी और तुरंत अपनी ग्रैंड मदर के पास चला गया। जब वो आ जाता है तो देखता है उसकी ग्रैंड मदर के सराउंडिंग में उसकी जो अभी करंट फैमिली है, यानी उसके ग्रैंड मदर के अडॉप्टेड बेटे, उनकी ग्रैंड मतलब बहू मैडम यू, जैन फैमिया और उनके दोनों बच्चे यानली और जंचा। यानली इस समय अपने सेकंड बेबी से प्रेग्नेंट है। पहली बेबी उसका जीलिंग है और दूसरा बेबी से अभी वो प्रेग्नेंट है, कुछ मंथ वो प्रेग्नेंट है। उसके बावजूद वो यहाँ अपनी ग्रैंड मदर यहाँ से मिलने आई है। ये देख के मैडम यू उसकी बहुत तारीफ कर रही हैं। वहीं जांगशन पीछे खड़ा हुआ है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ की बातें कर रहा है। जब वहाँ पे रूम में विंग एंट्री करता है, विंग को यहाँ देखकर ग्रैंड मदर सबको इग्नोर करती हुई आइन करके खुशी से बेड से उठ के विंग की तरफ ही बढ़ने लगती है। अच्छा, और मैं एक तरह से यानली संभालने की कोशिश भी करती है, लेकिन ग्रैंड मदर उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करके खुशी से विंग को गले लगा लेती है और खुशी से आइन तुम मेरे ये अपने साथ ले जाने आए हो कह के खुश होके विंग का हाथ पकड़ के ही चलने लगती है। इस पूरी फैमिली को ऑलमोस्ट इग्नोर ही करके कहीं ना कहीं जैन फैमिया को तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो विंग को देख के खुश है, लेकिन बाकी तीनों को बहुत गुस्सा आता है। यानी जंचा और मैडम यू को वो तीनों कभी नहीं चाहते विंग यहाँ आए, लेकिन विंग को वो रोक भी नहीं सकते क्योंकि असलियत में तो मैं बॉशर सरन का बेटा मतलब ग्रैंडसन वही है, ब्लड ग्रैंडसन, क्योंकि उनकी बेटी ब्लड रिलेशन की जो बेटी थी उनका बेटा तो विंग ही है। ये सब तो उनके अडॉप्टेड सन के बच्चे हैं, लेकिन ये लोग ऐसा जताते हैं जैसे यही असली मालिक है, यही हैं असली लोग जो ग्रैंड मदर पे कब्जा कर सकते हैं, ग्रैंड मदर पे हक जता सकते हैं, ग्रैंड मदर की प्रॉपर्टी के असली वारिस है। लेकिन विंग को इन चीज़ों से या इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे कभी कभार बस अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए मिल जाता है, वो इतने में ही संतुष्ट है, ऐसा सबको लगता है। पर असलियत में विंग के दिमाग में क्या है कोई नहीं जानता है। वहीं ग्रैंड मदर बहुत खुश है क्योंकि इतने साल बाद वो विंग के साथ अपने घर जा रही हैं। ये घर ग्रैंड मदर का एक तरह से पुश्तैनी घर है या सबसे बड़ा घर है, जो कहने के लिए नाम तो एक तरह से शारन मेंशन करके है, पर असलियत में इस घर को उनके हस्बैंड ने ही उनके और अपनी बेटी के लिए बनाया था। विंग अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनके रूम तक जाता है, काफ़ी देर तक उनके रूम में बैठता है, सब लोग उनसे बात करके फॉर्मेलिटी करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब विंग देखता है कि अब ग्रैंड मदर रेस्ट कर रही हैं, तो वो आराम से अब वहाँ से सब ग्रैंड मदर को बाय करके जो ग्रैंड मदर के साथ हमेशा टेक केयर करने वाले उनके दो मेट्स और एक तरह से असिस्टेंट है जिसे विंग बटलर मो कहता है, उन्हें वो करके वहाँ से निकल ही रहा था जब अचानक से विंग एक रूम को क्रॉस करता है और उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है क्योंकि रूम के अंदर एक पर्सन आराम से बेड पे बैठ के कुछ फ़ोन चला रहा है, जिसे उस रूम में देखे विंग को इतनी ज़ोर से गुस्सा आता है कि विंग लात मार के उस रूम का डोर खोलता है और गुस्से में अंदर आके कहता है, तुम मेरी मदर के रूम में क्या कर रही हो। इस बात पे जो पर्सन फ़ोन पर चला रहा था वो बड़े आराम से अपना फ़ोन चलाते हुए बोलता है, क्योंकि अब ये मेरा रूम है तो मैं ही तो यहाँ होंगी, तुम्हारा रूम तुम्हें किसने दिया ये रूम, ये मेरी मदर का रूम है और मेरी मदर के सामान कहाँ है। विंग बड़े गुस्से में जब चीख के बोलता है तो वो पर्सन अपना फ़ोन साइड पर रख के अपने कानों पे हाथ रखता है, बोलता धीरे से अपने आप को, अपने फेरोमोन्स को और अपनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, इससे मेरे बेबी पे फ़र्क पड़ सकता है। तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे लिए तुम जैसे ओमेगा के ज़्यादा हार्मोन्स मेरी बेबी को हार्म भी कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे रूम से बाहर जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारा रूम
ये तुम्हारा रूम नहीं है, ये मेरी मदर का रूम था। और मैं एक बार आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरी मदर के सामान कहाँ हैं? वहीं जहाँ उन्हें होना चाहिए। कहीं पड़े होंगे, किसी स्टोर रूम में या किसी डस्टबिन में, क्योंकि वो उसी के लायक थी। तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, तुम्हारी मदर इस घर को छोड़ के चली गई थी। हमारी फैमिली को बेइज्जत करके, हमारी फैमिली का नाम डुबो के वो एक गरीब से अल्फा के साथ भाग गई थी। और उसके अकॉर्डिंग उनका इस घर पे और उनके सामानों का इस घर में कोई कदर नहीं है। इस बात पे विंग को इतनी ज़ोर से गुस्सा आता है कि विंग चीख के याली करके चीखता है, जिससे पूरा का पूरा मतलब मेंशन में उसकी आवाज़ ज़ोर से गूंजती है, यहाँ तक कि उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए। और विंग चीख कर याली की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे याली अब थोड़ा घबरा जाती है। अब तक तो वो विंग पर गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन अब उसे विंग के फेरोमोन्स और ऑरा से बहुत डर लग रहा है। वो एकदम से घबरा के पीछे होती है, लेकिन विंग उसके पास ना जाके उसके साइड में पड़े एक टेबल लैंप को जोर से उठा के फ्लोर पे फेंकता है। अब बोलता है, अब बताओ मेरी मदर का सामान कहाँ है? और चीख के बोलकर वो दूसरा सामान उठा के फिर फ्लोर पे फेंक के मारता है। वो चाहता तो याली को पीटना है, लेकिन याली को ना पीट के वो इस रूम को तहस नहस करने लगता है, रूम को जोर जोर से तोड़ने लगता है। कहीं ना कहीं इन आवाज़ों से, शोर से, विंग के चीखने से जो कुछ रूम दूर पे मैं बॉर्शा सरन रेस्ट कर रही थी, वो भी एकदम से उठ जाती है। उनके साथ उनके बटलर जो उनका ध्यान रख रहे थे, बटलर मो और उनकी वो मेट्स दोनों एकदम से मैं उस तरफ मैडम बॉर्शा सरन को लेके जाती है, जहाँ पे अब मैडम यू, जैन फैमिया, जांग चैन सब पहुंच गए और सब विंग पे चिल्ला रहे, विंग ये तुम क्या बदतमीजी करो, तुम सीधे का रूम क्यों तोड़ लो? जांग चैन चीख चीख के बोला, पर विंग को सिर्फ एक ही बात से मतलब है, उसकी मदर का सामान कहाँ है। वो जोर जोर से चीख चीख के सामान तोड़ रहा है। वहीं अब एकदम से वहाँ पे मैं यहाँ मेरा इस तरीके से रूम के शोर शराबे थे। जब वहाँ पे बॉर्शा सरन आती हैं तो उन्हें देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं। विंग गुस्से में बॉर्शा सरन को इग्नोर करके फिर से याली से पूछता है, मेरी मदर का सामान कहाँ है? जिससे अब बॉर्शा सरन शॉकिंगली पहले रूम को देखती हैं, जिसमें पूरा का पूरा सामान अब याली का है, और फिर वो विंग को देख रही है, जिसका गुस्सा और उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, और इस समय उसका गुस्सा उसके फेरोमोन्स इस पूरे रूम को फिल कर रहे हैं, जिसे देख के अब बटलर मो आगे आते हैं और एकदम से बोलते हैं, यंग मास्टर आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आपके मदर के सारे सामान मैंने संभाल के रखे हैं, मैं अभी आपको देता हूँ। और ये बोल के एकदम से बटलर मो विंग को वहाँ से लेकर अपने साथ चले जाते हैं। वहीं बॉर्शा सरन गुस्से में अब जांग फैमिया को देखती हैं और बोलती है, जांग फैमिया, जिससे जांग फैमिया तुरंत आगे आते और घबरा के कुछ बोलते उससे पहले अब बॉर्शा सरन पूरे गुस्से में और पूरे कोल्ड ऑरा से बोलती है, मेरी बेटी के रूम में तुम्हारी बेटी का सामान क्या कर रहा है? ये रूम मेरी बेटी चांसा का था, इस रूम में याली का सामान कैसे आया? जिस बात पे अचानक से अब सब लोग उनसे के ऑरा से घबरा जाते हैं। थोड़ी देर पहले जो गुस्सा नफरत विंग की आंखों में था, उतना ही गुस्सा और नफरत इस समय बॉर्शा सरन की आंखों में है, जिसे देखकर कहीं ना कहीं मैडम यू और याली के पसीने छूट जाते हैं। इस समय मतलब बॉर्शा सरन की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, वो अधिकतर बीमार ही रहती थी और अपने रूम से बाहर बहुत कम निकलती थी। कभी निकलती थी तो मुश्किल से वो बालकनी तक या फिर हो सकता है अपने पीछे बैकयार्ड वाले गार्डन तक ही जा पाती थी, लेकिन इसके अलावा वो कहीं और इस रूम मेंशन में जाती ही नहीं थी। तो उन्हें लगा था और कभी उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब उन्होंने चांसा सरन का रूम याली को दे दिया। लेकिन अब बॉर्शा सरन जब ये पूछती है तो जैन फैमिया भी पसीना पसीना हो जाते हैं। अब एकदम से जब जैन फैमिया जवाब नहीं देती तो अब बॉर्शा सरन को इतना गुस्सा आता है। बॉर्शा सरन बोलती है, तुम्हें क्या लगा था हाँ कि मैं बीमार हूँ तो तुम्हारा मेंशन हो जाएगा ये पूरा? भूलो मत, इस मेंशन के मालकिन मैं ही हूँ। ये मेंशन मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी के लिए बनाया था। जिस मेंशन को मेरी बेटी के लिए बनाया गया था, उसी मेंशन में मेरी बेटी के सामान को उसके रूम से बाहर निकालने की हिम्मत किसकी हुई? जब मैं शोषण चीख के बोलती हैं तो अब एकदम से मैडम यू आगे आती है और एकदम से सॉरी बोलते थे, मदर इन लॉ आप गुस्सा मत कीजिए, अभी तो आप हॉस्पिटल से आए, आप शांत हो जाइए। आपको पता है ना यानी प्रेग्नेंट है और यानी का रूम ऊपर के फ्लोर पे था। मैंने सोचा वो बार बार प्रेगनेंसी में ऊपर नीचे चढ़ेगी तो उससे अच्छा मैं उसका रूम ग्राउंड फ्लोर पे ले आती हूँ, और ये रूम उसे अच्छा लगा तो मैंने उसे ये रूम दे दिया। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन क्या था या क्या नहीं था मुझे उससे मतलब नहीं है। कल तुम्हारी बेटी को अगर अच्छा लगेगा तो मुझे मेरा रूम दे दोगी। ये रूम मेरी बेटी का था,
असलियत में जिसके लिए ये मेंशन बना था उसका था। उसी के सामान को उसके रूम से निकालने की हिम्मत कैसे है तुम्हारी? इस बात पे अब जब बाओशासन चिल्लाती है तो एकदम से या मैडम यू और जेनफेमिया उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन बाओशासन तो अब बहुत गुस्सा हो जाती है। बाओशासन गुस्से में उन्हें देखती है। अब बोलती है 1 घंटे के अंदर ये कमरा मुझे बिल्कुल पहले जैसा चाहिए। हर एक चीज़ जो जहाँ थी मुझे वैसे चाहिए। और दूसरी बात, आज के बाद यानली मेरे मेंशन के अंदर कदम ना रखे। इसकी शादी हो चुकी है तो इसे इस मेंशन में कोई रूम देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे बेटी को अगर प्रेगनेंसी में ऊपर नीचे चढ़ने की इतनी दिक्कत है तो मेरे मेंशन में ये आती ही क्यों है? आज के बाद ये बोलने के बाद मैं मतलब बाओशासन अपने गार्ड्स की तरफ देखती हैं जो हमेशा रहते हैं उस रूम में, मतलब उनकी मेट्स और गार्ड्स उनकी। आज के बाद यानली इस मेंशन के अंदर कदम नहीं रखे और अगर मैंने उसे इस मेंशन के अंदर देखा तो मैं तुम सबकी जॉब ले लूँगी। और ये बोलने के बाद बाओशासन बिना किसी से कुछ रिएक्शन दिए वहाँ से गुस्से में पैर चली जाती हैं, जिसे देखकर यानली अब एकदम से ये ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं इन्हीं के कारण तो यहाँ आई थी और ये मुझे मेंशन में आने से मना कर रही है। मदर अब देख रहे हो। इस बात पे यहाँ मैडम यू कुछ बोलती। अब जेनफेमिया चीख के बोलते हैं तुम तीनों अपने नाटक बंद करो। किसने बोला था तुम्हें ये रूम देने के लिए? चाहती हो कि यानली की तरह हमें भी वो इस मेंशन से धक्के मार के बाहर निकाल दे? भूलो मत, वो अभी भी सबकी मालकिन है और हम लोग सिर्फ उनके टुकड़ों पे पलने वाले। तुम्हें क्या लगता है तुम और तुम्हारे ये बच्चे इस घमंड में घूमते हो कि तुम इस पूरे मेंशन के मालिक हो? तो वो सच है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस रूम को यानली को देने की? शुक्र मनाओ अभी सिर्फ यानली को इस मेंशन में आने से मना किया है, हमें इस मेंशन से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला। इससे पहले मदर और गुस्सा हो, जैसा पहले था इस रूम को वैसे करो। और बोल के अब जेनफेमिया भी तीनों पे गुस्सा करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वही मैं बाओशासन वहाँ से निकल के विंग को ही ढूंढ रही थी जब वो देखती हैं कि लिविंग रूम में बड़े बड़े से काफ़ी सारे कार्टन रखे हैं, यानी 3-4 बॉक्सेस, जिन्हें देखकर मैं बाओशासन कुछ बोलती। अब विंग वहाँ अपने मतलब होता है ड्राइवर को इशारा करके बुलाता है। अब बोलता है ये सारे बॉक्सेस मेरी कार में रखो। विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या ले जा रहे हो बेटा? वो जो हमेशा से मेरा था, वो जिसे मुझे पहले दिन ही यहाँ से ले जाना चाहिए था जब मैंने अपना घर बनाया था। विंग तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ग्रैंड मदर को ये बात नहीं पता थी। क्या फ़र्क पड़ता है आपको पता था या नहीं पता था? पर सच्चाई तो यही है ना, मेरी मदर और मेरी इस मेंशन में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक फैमिली है और मेरे ख्याल से आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, मेरे बारे में या मेरी मदर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये बोलने के बाद विंग अब अपनी मदर के सामान को लेकर मेंशन से बाहर चला जाता है। वहीं बाओशासन खड़े होकर आइंग ही करती रह जाती हैं, लेकिन विंग पीछे मुड़ के देखता भी नहीं। मैं बाओशासन विंग के जाते ही अब पास पड़े सोफे पे धड़ाम करके बैठ जाती है और रोने लगती हैं, जिसके पास एकदम से उनके बटलर और उनकी पुरानी मेट्स आके खड़े हो जाती है। अब वो एकदम से अपनी पुरानी मेट का हाथ पकड़ती है जिनका नाम लैनी है। लैनी, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत गलत किया? मैं तो बस उसे अपनी बेटी की बदकिस्मती से बचाना चाहती थी। मैं अपने बेटे से, अपने बच्चे से इतनी दूर कैसे हो गई? अचानक से जब बाओशासन ऐसे रोने लगती हैं तो उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड, उनकी मेट, उनकी सबसे करीबी जो लैनी है, वो एकदम से बाओशासन का हाथ पकड़ती है। अब बोलती है गलती आपकी नहीं है, गलती हालात की है। शायद हमें जो दिख रहा है चीज़ें वैसी मैं कभी नहीं थी, और जब हमें ये समझ में आया तो समय बहुत आगे बढ़ गया। पर अब मैं क्या करूं लैनी? मैं अपने बच्चे को कैसे पहले जैसा बनाऊं? तुमने देखा है वो पहले की तरह मुस्कुराता ही नहीं, जैसे मेरा पहला आई कहीं गुम हो गया। अचानक से बाओशासन जब रोते हुए परेशान होती है तो अब ना चाहते हुए भी बटलर मो और लैनी उन्हें लेकर उन्हीं के रूम में आ जाते हैं और उनका ध्यान रखने लगते हैं। बाओशासन आज बहुत ज़्यादा अपसेट है, पर उनके अंदर जेनफेमिया और मैडम यू के लिए काफ़ी गुस्सा भी है। वहीं दूसरी तरफ जेनफेमिया पूरी तरह दिन, मतलब उस दिन पूरा दिन सारे जगह से जहाँ पुराने भी चांसर सरन का सामान था उन्हें इकट्ठा करते रहते हैं।
पुराने जो स्टोर में सामान थे उन्हें साफ कर करके मैं उस रूम को पहले जैसा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। काफ़ी सामान विंग ले जा चुका है, इसलिए ये रूम पहले जैसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ इस रूम में पहले की तरह काफ़ी सारे चांसा सरन के सामान हैं। चांसा सरन के वो सामान जो शायद विंग को से पहले मतलब विंग के पास जो है उनके अलावा हो। रूम पहले की तरह चांसा सरन की तरह ही दिख तो रहा है, लेकिन असलियत सब जानते हैं कि जो आज हुआ है उसके बाद कि चीज़ें बदल गई हैं। खासकर विंग आज बहुत खुशी से अपनी ग्रैंड मदर के साथ कई साल बाद इस मेंशन में आया था, लेकिन यहाँ से वापस जाने के बाद आज फिर से वो उतने ही पेन में है। आज फिर वो अपने घर में यानी अपने पेंट हाउस में बिल्कुल अकेला है। इस समय रात के 12 बज गए हैं। विंग अपनी मदर के उन बड़े बड़े कॉटेज को खोल के बैठा हुआ है, बड़े से अपने डाइनिंग रूम के एक कॉर्नर पे, जहाँ पे एक बड़ी सी ग्लास की विंडो है। उसके बिल्कुल पास में विंग उन सामानों में से कुछ सामान को देखकर उंगलियों से उन्हें टच कर रहा है, जिसमें से कुछ जगह वो अपनी मदर के साथ है। कहीं वो 2 साल का विंग को गोद में लिए हुए उसके माथे पे किस कर रही है, तो कहीं वो 3 साल के विंग को अपनी गोदी में बैठा के उसे अपने हाथों से कुछ खिला रही हैं। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिन्हें विंग देखकर इमोशनल हो रहा है, और अब विंग की आंखों में बहुत आंसू हैं। विंग चाहे ऊपर से कितना दिखाए कि वो बहुत रिच हो गया है, उसे पैसे से ही मतलब है, पर असलियत में उसके दिल में एक दर्द है, एक खालीपन है जो कभी भरता नहीं है। वही खालीपन जो उसे इस समय खा रहा है इस बड़े से पेंट हाउस में, जहाँ पे जगह की कोई कमी नहीं है, जी लग्जरी की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक पर्सन बिल्कुल अकेला है, लोनलीनेस है, जिसके पास कोई अपना कहने के लिए नहीं है। इस समय उसे जो दर्द हो रहा है उसका दर्द शेयर करने के लिए कोई नहीं है। उसके पास बेस्ट फ्रेंड्स हैं यानी वेंचिंग और उसका अच्छा मैनेजर नी हुसैन, लेकिन रात के 12 बजे वो किसे बोले, वो किससे बात करे। वेंचिंग जो ऑलरेडी एक फैमिली के साथ है यानी उसका मेट, और वो वहीं नी हुसैन जो पूरा दिन उसी के लिए तो काम करता है, तो शायद इस समय रेस्ट कर रहा होगा। विंग इस समय किसी के साथ कुछ शब्द शेयर करना चाहता है, किसी से कुछ बात करना चाहता है, थोड़े टाइम इस अकेलेपन से दूर रहना चाहता है, लेकिन वो क्या करे। वो इन्हीं बातों में था जब अचानक से उसके फ़ोन पे एक पॉपअप मैसेज आता है। विंग जो इस समय बहुत सैड था, जब अचानक से अपने फ़ोन में मैसेज की देखता है और देखता है कि मैसेज किसका है, तो उसे दिमाग में कुछ नहीं आता। वो सीधा उस फ़ोन वाले मैसेज वाले पर्सन को सीधा यही पूछता है, क्या तुम इस समय फ्री हो। वहीं वो दूसरा पर्सन कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी था। वांगजी का मतलब एक तरह से नी हुसैन ने पूरी हेल्प की। नी हुसैन ने उसके ब्रदर के जितने भी पेंडिंग बिल थे वो सारे एक तरीके से पे कर दिए विंग के कार्ड से ही, और उसके बाद उसने उसके ब्रदर को वीवीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक कि वो खुद वेंचिंग से मतलब लांग वांगजी को मिलवाया। वेंचिंग अब उसके ब्रदर का प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगी, और वेंचिंग इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर है। तो वेंचिंग के नाम जैसे ही इस पेशेंट के नाम से कनेक्ट हुआ, तो वो पर्सन जो वांगजी से सुबह बहुत रूडली बिहेव कर रहा था, वो थोड़ी देर बाद खुद वांगजी के पास आके सॉरी बोलता है वो उसकी जॉब थी इसलिए वो तो कभी कभी थोड़ा रूड हो जाता है अपनी जॉब बचाने के लिए, इसलिए उसने वांगजी से सॉरी भी बोला। और बाद में उसने वांगजी की पूरी हेल्प भी की, उसके ब्रदर के सारी डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें जो भी उसके मतलब एक तो नए डॉक्टर को पुरानी सारी रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, क्या पेशेंट की हिस्ट्री है वो सब जानना होता है, वो सब डॉक्यूमेंट्स खुद के वेंचिंग के हैंडओवर किए, और वेंचिंग ही अब उसके भाई को संभालेगी। वह भाई की एक तरह से डॉक्टर बन गई है। ये जानकर वांगजी को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वांगजी डॉक्टर वेंचिंग के बारे में जानता है। वो एक सेलिब्रिटी डॉक्टर है, बहुत सारे जगह उसके आर्टिकल्स भी आते हैं, इंटरव्यूज़ भी आते हैं। तो वांगजी को पता था कि इनके पास टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब वो खुद आगे से उसके भाई की डॉक्टर बन रही है। ये देखकर वांगजी को बहुत खुशी हुई। इस पूरे दिन वांगजी को रियलाइज़ हुआ कि वी वुशान बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि जहाँ भी विंग का नाम आता था हॉस्पिटल में भी हर कोई उस काम को जल्दी करने लगता है। वापस आके वांगजी अपने छोटे से टूटे हुए लैपटॉप से, जो उसका बहुत पुराना लैपटॉप है, जो शायद अब विंडोज़ भी बहुत पुरानी हो गई है, उसी लैपटॉप पे घर पे आते ही इंटरनेट पे सबसे पहला नाम वी वुशान का ही सर्च करता है। और जब उसे पता चलता है वी वुशान कौन है, तो उसकी आँख शौक में बड़ी हो जाती है। वांगजी की लाइफ में उसे इतना मौका ही कहाँ मिल रहा था कि वो कोई नॉवल पढ़े, कहीं कोई एक तरह से ना मैगजीन्स या उसको पढ़े। तब उसे शायद पता ही नहीं था कि जिस पर्सन से उस दिन वो मिल के आया था वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। वो एक बहुत फेमस राइटर है, इतना फेमस राइटर कि उसकी बुक्स के ऊपर बहुत सारी नॉवेल्स, मतलब उसकी नॉवेल्स के ऊपर बहुत सारी मूवी सीरीज़ आई हैं। वो बहुत ज़्यादा क्राइम बेस और एक तरह से होता है ना सस्पेंस बेस मूवीज़ आती हैं, जिसके कारण वी वुशान की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। सब लोग उसके राइटिंग नेम ईलिंग पेट्रार्क कहकर भी उसे एड्रेस करते हैं।
बहुत जगह विभूषण की फोटोग्राफ्स भी हैं, जैसे बड़े बड़े एक होता है ना लॉन्च इवेंट के समय वो सेलिब्रिटीज़ के साथ, लाइक जो उसकी नॉवल के ऊपर मूवी बन रही है उसमें जो हीरो हीरोइन है उनके साथ भी उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। कई जगह वो बड़ी से एक होता है ना बिजनेस मीटिंग या इंटरव्यूज़ में भी गया है, वो उसकी फ़ोटोज़ है। विंग को इतना फेमस था, विभूषण इतना फेमस पर्सन है, जब उसे पता चलता है तो वो थोड़ा सा घबरा भी जाता है और थोड़ा सा उसे अच्छा भी लगता है। शायद इस पर्सन का उसकी लाइफ में आने से उसकी लाइफ कितनी बदल गई है वांग जी को पहले दिन ही महसूस हो गया। बहुत दिन बाद आज वांग जी बिल्कुल भी परेशान नहीं, बल्कि एक टेंशन फ्री जॉब मतलब एकदम टेंशन फ्री बैठकर आप काफ़ी देर तक जब नेट चलाने के बाद उसे एक बात दिमाग में आती है कि आज वो विंग को थैंक यू तो बोला ही नहीं। विंग ने उसके भाई की इतनी बड़ी पेमेंट कर दी और अब वो ही उसके भाई का इलाज का खर्चा उठा रहा है, तो उसे शायद विंग को एक थैंक यू मैसेज करना चाहिए। वो यही सोच के अब अपना फ़ोन को निकाल के कई बार अलग अलग मैसेज टाइप करके डिलीट करने के बाद फाइनली लास्ट में थैंक यू का ही मैसेज विंग को भेजा था। जब उस थैंक यू मैसेज को देख के विंग के दिमाग में सबसे पहला नाम यही आया कि क्यों ना इस लोनलीनेस को दूर करने इस समय वांग जी को ही बुलाया जाए। इसलिए उसने वांग जी से वो सवाल पूछा था, क्या तुम इस समय फ्री हो? वहीं वांग जी ये दूसरी साइड विंग के मैसेज का रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा सोच ही रहा था, जब अचानक से ये क्वेश्चन आता है तो बिना मौका गवाए ओक हाँ कहेगा मैसेज का रिप्लाई करता है, जिससे विंग का मैसेज का दूसरी साइड से एक एड्रेस ही आ जाता है और नीचे तो अभी इस एड्रेस पे पहुंच जाओ। कहीं ना कहीं वांग जी पहले थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो पहचान गया ये किसी का रेजिडेंशियल एड्रेस है। क्या विंग उसे आज उसके भाई की मदद करने के कारण इस समय अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए अपने घर पे बुला रहा है? हाँ, यही हो सकता है क्योंकि वही तो उन दोनों के बीच में डील है। वो विंग का शुगर बेबी है और विंग उसका शुगर डैडी। तो आई शुगर डैडी अपने शुगर बेबी को इतनी रात में अगर अपने घर बुला रहा है तो वो उससे वांग जी क्या सोच सकते हैं? वांग जी यही सोच के अपने आप को सबसे पहले फ्रेश करता है और फिर उसके पास जो सबसे बेस्ट क्लोथ है, जो उसके पास सबसे अच्छे क्लोथ है, उनमें रेडी करता है। कहीं ना कहीं विंग से 2 बार मिलके उसे विंग के सामने अब प्रेजेंटेबल बनने का मन कर रहा है। वो विंग जिसे वो 2 बार मिला है, जो दिखने में बहुत हैंडसम है, बहुत अट्रैक्टिव है, शायद विंग के एक वो सन ग्लासेस जो आज उसने लगाए हुए थे उसके बराबर वांग जी का ये पूरा फ्लैट का रेट है उस बंदे से की टक्कर इस वांग जी के ये नॉर्मल क्लोथ तो नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी वो थोड़ा प्रेजेंटेबल बनना चाहता है। इसलिए वो जल्दी से रेडी होता है और जल्दी से आप कैब करके विंग के बताए हुए एड्रेस पे आ जाता है। बिल्डिंग में घुसते ही जैसे ही वांग जी उस एड्रेस का और पर्सन का नाम लेता है तो पर्सन बिना रुके वांग जी को भेज देता है। वांग जी घबराते हुए जब टॉप फ्लोर पे पहुंचता है और विंग के पेंट हाउस का बेल रिंग करता है तो 1 सेकंड में विंग डोर खोल देता है। विंग को जैसे ही उसके मेंशन मतलब एक तो ना बिल्डिंग में कोई एंट्री करता है तो गार्ड सबसे पहले उसे इन्फॉर्म करता है, तो उसे पता था कि वांग जी आ चुका है। और वांग जी जब सामने वाले पर्सन को डोर खोल के जिस समय सामने वाला पर्सन है उसे देखता है तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं। शायद वांग जी इसके आने से पहले विंग ने भी फ्रेश हुआ था, इसलिए विंग के बाल अभी थोड़े गीले हैं जो अभी मतलब ड्राई नहीं हुए हैं और उसने एक बाथ रोब ही पहनी हुई है। शायद वांग जी जब आया था तो विंग फ्रेश होके ही निकला था। विंग को लगा कि मैं चेंज बाद में कर लूँगा, पहले वांग जी के लिए डोर खोल देता हूँ, इसलिए वो ऐसे ही बाहर आ गया। विंग को इस हालत में और ऐसे देखकर वांग जी के दिमाग में वही थॉट आता है, शायद विंग ने उसे यही काम के लिए बुलाया है और आज का पार्ट यही रुकता है। सो कल देखेंगे आगे क्या होगा। वांग जी तो कुछ और सोच के आया और विंग तो सिर्फ अपनी लोनलीनेस दूर करना चाहता है। क्या होगा तो ये नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा। सो कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे अपनी स्टोरी लिखने की मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। बाय, टेक केयर।